नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के जानने के स्रोतों की कि राजस्थान का इतिहास हम कौन कौन से स्रोतों से हमें ज्ञात होता है, उनमें हम अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं। कम से कम 5-6 अभिलेख हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। आज उनके आगे से अभिलेख पढ़ने शुरू करेंगे। तो जितने भी आप इसे वीडियो को देखते हो उतने के नोट्स बनाओ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, 5 अभिलेख हमने कर लिए कंप्लीट। अगर नहीं देखा है आपने उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लीजिएगा। देखो, आज जिस अभिलेख या परिस्थिति की बात करेंगे वो आपका है कोमलगढ़ परिस्थिति। कौन सा है? कोमलगढ़ परिस्थिति। देखो, मार्कर में एक बार चेंज कर लेता हूं, उनके बाद सभी की चर्चा करेंगे क्या कुछ इसमें दिया गया है। कोमलगढ़ परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो ये कोमलगढ़ की परिस्थिति है वो एक मंदिर में लगी हुई है। उस मंदिर का नाम है कुंभस्वामी का मंदिर। क्या नाम है? मंदिर का नाम है कुंभस्वामी का मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर। ठीक है। इसी मंदिर का एक अन्य नाम और है, इसी मंदिर का एक अन्य नाम और है, उस नाम है मामादेव मंदिर। मामादेव मंदिर। ठीक है, इतनी बात कर ली। कुंभस्वामी मंदिर उसे कहते हैं मामादेव मंदिर। देखो आगे क्या होता है। ये जो कोमलगढ़ दुर्ग है, कोमलगढ़ दुर्ग में इस प्रकार का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ? इस प्रकार का एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है कुंभस्वामी मंदिर। कुंभस्वामी मंदिर। ठीक है। तो इस कुंभस्वामी मंदिर की इस वाली इधर की दीवार पर क्या लगी हुई है? एक प्रकार की यहां पर लगी हुई है परिस्थिति। क्या लगी हुई है? परिस्थिति। इसी परिस्थिति का नाम है कोमलगढ़ परिस्थिति। क्या नाम है? कोमलगढ़ परिस्थिति। ठीक है। जो ये कोमलगढ़ परिस्थिति है वो कहते हैं 5 काली शिलाओं पर लगी हुई है। कितनी शिलाओं पर है? 5 काली शिलाओं पर लगी हुई है कोमलगढ़ परिस्थिति। ठीक है, इतनी बात कर ली। कोमलगढ़ परिस्थिति। परिस्थिति क्या होती है कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही परिस्थिति कहलाता है। ठीक है। इस परिस्थिति के अगर हम लेखक की बात करें कि कोमलगढ़ परिस्थिति किनके द्वारा लिखी गई, तो उस लेखक का हमें नाम मिलता है कान्हा व्यास। क्या नाम मिलता है? कान्हा व्यास। ठीक है। लेकिन आपके राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उस इतिहासकार का नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये क्या कहते हैं? ये इस कोमलगढ़ परिस्थिति के लेखक कान्हा व्यास को न मानकर कवि महेश को मानते हैं। कवि महेश को मानते हैं। ठीक है। लेकिन ये कवि महेश को मानते हैं, लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का अमान्य तथ्य है। क्या है? अमान्य तथ्य है, यानी इनका कोई इतिहास में इनका जिक्र नहीं है कि इन्होंने परिस्थिति की रचना की है। तो यह बात कर लेखक की। अब देखते हैं कि इससे जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है इस कोमलगढ़ परिस्थिति से। तो देखो, एक सिसोदिया वंश की शाखा किसने स्थापित की थी? हमीर सिसोदिया ने। तो इसमें हमीर सिसोदिया को, किसको? हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। किसकी? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। उपाधि दी गई है। एक तो ये मतलब जानकारी मिलती है कोमलगढ़ परिस्थिति से। एक चीज की जानकारी और मिलती है, इसकी है कि जो बप्पा राहुल हुआ था, कि कालभोज कह सकते हैं, कालभोज का ही नाम है क्या? बप्पा राहुल, यानी बाप के समान। बप्पा राहुल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की, राज्य की प्राप्ति की। देखो, इसमें बताया कि हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि है वो कोमलगढ़ परिस्थिति में ही दी गई है। इसी परिस्थिति से जानकारी मिलती है कि हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है
कि विकट परिस्थिति में सिंह के समान अवतीर्ण होने वाला व्यक्ति, जो विकट परिस्थिति आ जाती है उनमें भी डटकर मुकाबला करता है। और उस काल बोझ है बप्पा रावल है, हरित ऋषि के आशीर्वाद से आपके मेवाड़ की प्राप्ति की थी या फिर चित्तौड़ दुर्ग को विजित किया था, ये जानकारी भी कोमलगढ़ परिस्थिति से मिलती है। ठीक है, यह बात कर ली कोमलगढ़ परिस्थिति के बारे में। अब बात करेंगे राज परिस्थिति के बारे में, जिससे भी राजस्थान के इतिहास को काफी तरह से जाना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे स्रोत है जिससे राजस्थान के इतिहास को हमें जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अब बात करेंगे अगले वाले अभिलेख कह सकते हैं या फिर परिस्थिति। इस परिस्थिति का नाम है राज परिस्थिति। राज परिस्थिति, देखो राज परिस्थिति हमें कहां से मिली है, तो ये मिली है राजसमंद झील की पाल से। कहां से? राजसमंद जो झील है आपकी, राजसमंद झील की पाल से। ठीक है, राजसमंद झील की पाल से क्या मिली है? आपकी राज परिस्थिति मिली है। ठीक है, इनका जो देखो अब देखेंगे कि राज परिस्थिति राजसमंद झील है, तो इस प्रकार की एक राजसमंद में क्या है, एक प्रकार की झील है। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है राजसमंद झील। क्या नाम है? राजसमंद झील है। इसी की पाल से मिली है। पाल यानी पाल का तात्पर्य होता है किनारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार का यहां पर किनारा हो गया और ये क्या बनी हुई है, परिस्थिति बनी है। इसी का क्या नाम है? इसी का नाम है राज परिस्थिति। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? राज परिस्थिति इसी का नाम है। ये भी जो शिलालेख लगा हुआ है या फिर परिस्थिति लगी है, ये भी 5 काली शिलाओं पर लिखी हुई है। कितनी? 5 काली शिला पर। ठीक है, ये बात कर ली। अब अगर लेखक की मैं बात करूं किनके द्वारा किया गया, तो जो निर्माण कार्य है, इनका निर्माण है राजसमंद झील का या फिर राज परिस्थिति का, वो किनके शासनकाल में हुआ है? वो हुआ है आपके राज सिंह के शासनकाल में। ये बात हमने कर ली है। ठीक है, अगर इनके इस परिस्थिति के लेखक की अगर मैं बात करूं कि किनके द्वारा ये लिखा गया है लेखक, तो उस लेखक का नाम मिलता है रणछोड़ भट्ट। क्या नाम मिलता है प्रिय विद्यार्थियों? रणछोड़ भट्ट। ठीक है, अगर भाषा की मैं बात कर लूं कि इनकी भाषा कौन सी है, तो भाषा प्राचीन भाषा, उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा। देखो इसमें श्लोक और है, श्लोकों की संख्या है 1016। 1000 कितनी है? 1016 इसमें क्या दिए गए हैं? श्लोक। और कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो 1111 भी देखने को हमें मिलता इसमें है। ठीक है, अगर सर्ग की बात करें, सर्ग क्या होता है कि ये जो श्लोक है इनको मुख्य रूप से 24 सर्ग में बांटा गया है, तो इसमें सर्गों की संख्या है 24। इसे आपकी राज परिस्थिति में ये बात कर ली। अब देखो राज परिस्थिति क्या, एक राजसमंद झील है, झील की पाल से मिली है। पाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि राजसमंद झील की जो पाल होती है, जिस प्रकार गांव में इस प्रकार का जो जोड़ा होता है, जोड़े में देखो ये क्या हो गया, किनारा हो गया। और किनारे में जब हम इस कह सकते हैं जोड़े के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ की जो तलहटी मिट्टी है इस प्रकार की ढलाई, जैसे कि हम उसमें उसके अंदर मतलब घुसेंगे तो मतलब ये धीरे धीरे नीचे की साइड में ले जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस राज परिस्थिति से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जानकारी की बात करेंगे, देखिए एक तो जानकारी मिलती है इसे हम मेवाड़ का इतिहास की जानकारी, मेवाड़ का इतिहास मिलता है इसमें। ठीक है, राज परिस्थिति की बात करूं तो 2 नंबर क्या मिलती है? इसमें मिलती है 1615 में क्या हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, इसकी जानकारी मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी मिलती है। एक देखो इसमें क्या मिलती है कि आपका राज सिंह हुआ था, राज सिंह प्रथम। इसमें चारुमती व राज सिंह के विवाह का वर्णन दिया गया। राज सिंह के विवाह का वर्णन। ठीक है, 4 नंबर में यहां लिख रहा हूं कि औरंगजेब के बाद में देखो 24वें सर्ग क्या है? इस 24वें सर्ग से यह जानकारी मिलती है कि राज सिंह की मृत्यु के पश्चात
जब इस राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद राजा कौन बनता है? मेवाड़ का अगला शासक कौन बनता है? जयसिंह। तो 24वें सर्ग में क्या है? एक तो आता है औरंगजेब और विशेष जयसिंह के बीच में संधि हुई। जयसिंह के बीच क्या हुई? संधि हुई, बीच संधि हुई। तो यह जानकारी मिलती है राज परिस्थिति से। क्या है? राजसमंद जेल की पाल से मिली है। जानकारी की बात करूं तो ये मेवाड़ का इतिहास भी जानकारी मिलती है इसमें। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई, उसकी जानकारी मिलती है। चारुमती व राज सिंह के विवाह की जानकारी मिलती है। और 24वें सर्ग में राज सिंह की मृत्यु होने के पश्चात औरंगजेब व जयसिंह के मध्य जो संधि हुई थी, संधि यानी एकजुट हो जाना, उसकी जानकारी मिलती है। राजसमंद जेल की पाल से बनी हुई है, 5 काली शिलाओं के ऊपर है। निर्माण की बात करूं तो राज सिंह के द्वारा। लेखक की बात करूं तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, पूरा नाम है इसका रणछोड़ भट्ट तेलंग। भाषा की बात करूं संस्कृत। श्लोक की बात करूं तो 1016। सर्ग की बात करूं 24। तो ये हो गई राज परिस्थिति, कर लीजिएगा। जगन्नाथ परिस्थिति, देखो ये क्या है? जगन्नाथ परिस्थिति। देखो जो ये जगन्नाथ परिस्थिति है वो कहां से मिली है? तो एक मंदिर से मिली है। उस मंदिर का नाम है जगदीश मंदिर। क्या? जगदीश मंदिर। ठीक है। इसी मंदिर का एक अन्य नाम और है, इसी को कहते हैं सपनों में बना मंदिर। क्या है? सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर भी इसको कहते हैं। ठीक है। जगन्नाथ परिस्थिति। देखो इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में जब हम बात करें हैं तो इस प्रकार का एक क्या बना हुआ? एक मंदिर बना हुआ। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है जगदीश मंदिर। क्या नाम है? जगदीश मंदिर इसका नाम है। भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये। ठीक है। तो इसका निर्माण की बात करूं, निर्माण तो निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। किसने करवाया था निर्माण? जगत सिंह ने। और क्या नाम है आपके? जगदीश मंदिर के इस दीवार की छोर पर यहां पर लगी हुई है परिस्थिति, और इस परिस्थिति का नाम क्या है? इसी परिस्थिति का नाम है जगन्नाथ परिस्थिति। जगन्नाथ परिस्थिति। ये परिस्थिति कौन सी है? जगन्नाथ परिस्थिति है। कहां पर है? जगदीश मंदिर में है। ठीक है। जगन्नाथ परिस्थिति। अगर इस परिस्थिति की मैं भाषा की बात करूं तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। अगर इसके मैं लेखक की बात करूं कि इनका लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है कृष्ण भट्ट। क्या है? कृष्ण भट्ट इनके लेखक का हमें नाम देखने को मिलता है। ठीक है। इसी जगन्नाथ परिस्थिति में यह कहा गया है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? जगन्नाथ परिस्थिति में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी जगन्नाथ परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं पढ़ने को मिलता है। ठीक है। मंदिर की वास्तुकार की बात करें कि इस मंदिर के वास्तुकार कौन है? क्या? मंदिर के वास्तुकार तो एक का नाम मिलता है भाणा और एक का नाम मिलता है मोहिंद। लेकिन कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जो भाणा मोहिंद, एक नाम है भाणा मोहिंद या मोहिंद भाणा नाम इनका था, ये क्या है? वास्तुकार है। वास्तुकार का मतलब क्या होता है कि मंदिर का जो देख रेख है किन के शासनकाल में हुआ, और मतलब किस प्रकार हुआ कि किधर की चीज कहाँ लगानी है। वास्तुकार उनको सेटलमेंट, जो मंदिर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सेट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वास्तुकार कहते हुए थे भाणा मोहिंद। ये कौन सी परिस्थिति है? यह है जगन्नाथ परिस्थिति। ठीक है। अब बात करेंगे 9 नंबर परिस्थिति, या फिर शिलालेख भी कह सकते हैं, अभिलेख कह सकते हैं। उनका नाम है बिजोलिया का शिलालेख। ये एक राजस्थान में इतिहास की दृष्टि से बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। क्या नाम है? बिजोलिया का शिलालेख। देखिए इनकी चर्चा करते हैं। क्या है? बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है। बिजोलिया का शिलालेख की बात करते हैं। कहां पर है बिजोलिया का शिलालेख? गांव का नाम है, जिले का नाम क्या है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में स्थान कौन सा है? बिजोलिया स्थान है। वहां से क्या मिला है?
आपको एक अभिलेख मिला है, या फिर कह सकते हैं शिलालेख मिला है, स्तंभ लेख, कुछ भी। अभिलेख का मतलब यह होता है कि पत्थर के टुकड़े के ऊपर लिखा गया कोई ऐसा साक्ष्य या फिर लिखित विवरण जिसके द्वारा आपके राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस बिजोलिया गांव में एक प्रकार का एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम था पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर ठीक है। इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर की इधर की दीवार, जैसे कि ये एक क्या बना हुआ है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर क्या बनी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है बिजोलिया का शिलालेख, यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, क्या है ये, यहाँ पर लगा हुआ है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कह सकते हैं, अभिलेख कह सकते हैं। ठीक है, अगर इनके मैं लेखक की बात करूं कि बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है, ठीक है, क्या कि बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है, लेखक का नाम मिलता है हमें कायस्थ केशव। क्या, कायस्थ केशव बिजोलिया शिलालेख के लेखक है, यानी कि लेखन कार्य किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो 1170 में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। 1170 में मंदिर का निर्माण हुआ, पूर्ण हुआ था, निर्माण पूर्ण हुआ। बिजोलिया शिलालेख के मंदिर का निर्माण पूर्ण कब हुआ था, 1170 में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया था। अगर मैं भाषा की बात करूं कि इनकी भाषा कौन सी, तो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है आपकी, इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। जितने भी राजस्थान के अभिलेख संस्कृत में लिखे गए, कुछ जैसे कि अशोक का हो गया, भाबरू शिलालेख हो गया, बेरार शिलालेख, वो आपको प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। इसमें 93 कवित है, या फिर कह सकते हैं 93 कवित कह सकते हैं, या फिर कविता कह सकते हैं। 93 कवित हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो रचयिता की बात करें कि इसके रचयिता कौन है, तो रचयिता का नाम मिलता है गुणभद्र। क्या नाम है, गुणभद्र। ये क्या है, इसके रचयिता है, किसके, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता है आपके गुणभद्र कह सकते हैं। गुणसूत्र अनेक जगह पर अनेक नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे की चर्चा और करते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखो इस बिजोलिया शिलालेख से हमें किन किन चीजों की जानकारी मिलती है वो देखते हैं हम। जानकारी क्या क्या मिलती है बिजोलिया शिलालेख से वो देखिए। इसमें एक तो सांबर, ठीक है, एक अजमेर। सांबर व अजमेर के जो चौहान हुए थे उनकी क्या मिलती है, वंशावली मिलती है। सांबर अजमेर के चौहानों की क्या मिलती है, वंशावली मिलती है। वंशावली मिलती है। वंशावली क्या होती है कि मतलब इस वंश में कितने राजा हो गए, कितने राजकुमार हो गए, इन सभी की चर्चा इसमें आपको वंशावलियों में देखने को मिलती है। ठीक है, और चौहानों को वत्स गोत्र बताया गया। इसमें क्या, चौहान को वत्स गोत्र बताया गया, वत्स गोत्र बताया गया है इसी अभिलेख में। यह अभिलेख जब हमने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे थे उसी समय यह अभिलेख हमें मिलता है। ठीक है, एक शब्द आता है उद्मोत्री। उद्मोत्री, ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, उद्मोत्री शब्द है। ठीक है, तो उद्मोत्री शब्द है उस समय देखो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था, बिजोलिया शिलालेख का क्या नाम मिलता है, उद्मोत्री मिलता है। और इस बिजोलिया क्षेत्र का नाम मिलता है उस समय विजयावली। यह है उद्मोत्री बिजोलिया शिलालेख को कहते हैं उद्मोत्री, और बिजोलिया जो क्षेत्र था उसको उस समय कहते थे विजयावली। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो चौहान वंश था, चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान की जानकारी भी इसी अभिलेख से हमें देखने को मिलती है। कौन सा, बिजोलिया के अभिलेख में। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ अनेक नाम बताए गए हैं कि किन का प्राचीन नाम है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, भीलमाल का प्राचीन नाम क्या है, नागदा का प्राचीन नाम क्या है, नाडोल या फिर सांबर का प्राचीन नाम क्या है वो देखते हैं हम। क्या क्या प्राचीन नाम है, इधर की साइड में रब कर रहा हूं, प्राचीन नामों की हम चर्चा पहले कर लेते हैं।
किन में किन किन क्षेत्रों का प्राचीन नाम बताया गया है। ठीक है, एक क्षेत्र आता है भीनमाल, क्या है, भीनमाल। ठीक है, एक क्षेत्र आएगा आपका सांबर, एक आएगा नाडोल, 3-4 शब्द आएंगे। तो भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, क्या था, श्रीमाल। ये था भीनमाल, जो आज का भीनमाल वर्तमान क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम था क्या नाम था आपके, श्रीमाल। एक था दिल्ली, और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, दिल्ली का, क्या नाम था, दिल्ली का प्राचीन नाम था दिल्ली का। और नाडोल का प्राचीन नाम था नड्डल, क्या नाम था, नाडोल का प्राचीन नाम था नडल। और सांबर का प्राचीन नाम क्या था, शाकंभरी, सांबर का प्राचीन नाम था आपके शाकंभरी नाम मिलता है। और बिजोलिया का प्राचीन नाम मिलता है आपको विजावली, वो इसमें देख लिया है। दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का मिलता है। तो ये हो गया बिजोलिया का शिलालेख। अब जितने भी अगले शिलालेख हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक अगर और है तो नागदा है एक, और नागदा का प्राचीन नाम है नागभद्र, नागभद्र ये प्राचीन नाम है नागदा। नागदा कहाँ पर है, उदयपुर में। और यहीं पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सास बहू का मंदिर, क्या है, सास बहू का मंदिर। लेकिन ये कुछ गलत चीज़ है, कुछ कहते हैं कि सास और बहू का मंदिर है, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो ये भगवान शस्त्र बहू का मंदिर है, किसका, श्रेष्ठ बहू का मंदिर है। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।